सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके लीगल क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एपेक्स के लीगल एडवाइज़र हाजी मुस्तफ़ा। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हाजी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप एपेक्स के दोनों के लीगल एडवाइज़र हैं या एपेक्स के ही लीगल एडवाइज़र? इसाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली तो एपेक्स के साथ ही पहले से काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम केडी और एपेक्स साथ नहीं थे तब से 2020 से ही उनके साथ काम कर रहा हूँ। फिर इवेंचुअली एपेक्स और केडी साथ हो गए, तो मैं समझता हूँ कि बिकॉज ड्राफ्ट पे उन चीज़ों पे काम कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ उससे मतलब एपेक्स के लिए तो साथ में केडी ही एक ही टीम है, तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई अलग है। तो आई बिलीव कि इट इज़ फॉर बोथ। सर, जिस तरह से सिक्स शेड्यूल के जनरली फ़ायदे गिन रहे हैं और ड्रॉबैक्स भी गिन रहे हैं, ड्रॉबैक्स के ऊपर थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आपके ज़ुबानी, क्योंकि लोगों के बीच में ये डिस्कशंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग को भी क्लियर हो जाए। तो स्टेट लैंड की बात आते हैं सिक्स शेड्यूल में, तो क्या सिक्स शेड्यूल में स्टेट लैंड प्रोटेक्टेड है? बिल्कुल है, वो डिपेंड करता है। स्टेट लैंड जो होता है वो डेफिनेशन उसकी बहुत बड़ी वाइड होती है, उसका बहुत बड़ा रेंज बहुत ज़्यादा होता है। जब हम स्टेट लैंड कहते हैं सपोज यहाँ पर, तो दैट इज़ द लैंड विच बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ना वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट वेदर इट इज़ द स्टेट लेजिस्लेचर, वेदर इट इज़ द से फॉर एग्जांपल इन आर केस वेदर इट इज़ द ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, और इन द केस ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी होती है। तो स्टेट सिक्स शेड्यूल दिया ही गया है। क्या सिक्स शेड्यूल जब पढ़ेंगे, प्रोविजंस उसके पढ़ेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स पे, उसमें लैंड का खुसूसन मेंशन है। यानी अगर आप स्टेट लैंड ना बोलकर जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो ज़मीन आती है दैट इज़ प्रोटेक्टेड विद इन द एरिया। ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल को उस पर लॉ बनाने का अख्तियार होता है, तो वो प्रोटेक्टेड होता है। अब लेकिन स्टेट लैंड, उसको जिस तरह से हम स्टेट लैंड को समझते हैं, जम्मू कश्मीर में एक अलग ही वो था, स्टेट लैंड बनाते थे, तो स्टेट लैंड जो होता है उसका अलग डेफिनेशन था, बट विद इन डिफरेंट स्टेट उसका डेफिनेशन अलग होता है। बट जो गवर्नमेंट के पास जो लैंड होगी, यानी स्टेट कौन होगा उस एरिया में, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स में, सॉरी उस डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल होगा उस एरिया में, तो उनके पास जो अख्तियार होता है दैट बिकम्स द स्टेट इन दैट प्लेस। फॉर एग्जांपल जो कहते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ज़मीन को लेकर पावर्स होती हैं, फिर उसके बाद स्टेट के पास होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। सिमिलरली जब एडीसीज होती हैं, तो एडीसीज के पास जब ज़मीन आती है तो स्टेट एडीसी हो जाता है। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिक्स शेड्यूल पे एप्लीकेबल है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है, जिसको हमने कॉमन लॉ को जो फॉलो किया है, वो प्रॉपरली फॉलो होता है। बट उसको कहने का मतलब बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो सब पे एप्लीकेबल होता है। इवन व्हेन वी आर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट वाज एप्लीकेबल विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। बट इन जो उसमें बोलने का मतलब ये है 370 में एप्लीकेबल नहीं था जो लीज एग्रीमेंट, सर्टेन मॉडिफिकेशंस, क्योंकि जब हम लीज करते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब, लेकिन उसको मॉडिफाई करके जम्मू कश्मीर में यूज़ होता है। ये कहना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन आपको ये देखना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एप्लीकेबिलिटी कितनी है। सपोज आप और मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल कितना होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इटसेल्फ भी बहुत पुराना है, 1872 का है। 370 में कई सारे ऐसे हमें प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है जहाँ पे लीज एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल है। 370 में नहीं, 370 में इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जो, जैसे ताज जो बना था, दैट इज़ एन आउटसाइड कंपनी, जिसको ताज को वहाँ पे अलाउ है, वो भी तो अलाउ। लीज एग्रीमेंट पे बहुत से सांबा में आप देखेंगे, खुसूसन जम्मू में जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर आउटसाइड को लीज पे दिया हुआ है। तो मैं कहता हूँ एरिया स्पेसिफिक होता है। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वापस आना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा सिक्स शेड्यूल में, बट उसको ये देखने की जरूरत है कि उसको दूसरे एंगल से देखने की जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सिग्निफिकेंस कितनी है। यानी सिक्स शेड्यूल का मतलब क्या कि आपको अपने एरिया के हिसाब से जो आपका कल्चरल लेन देन होता है, लेन देन मतलब बार्टर सिस्टम होता है, वो कल्चर है, किसी का कल्चर का खुसूसन एक पार्ट होता है, तो उसको बात करें कि उसको एनकरेज कर सकते हैं अगर करना। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप और मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज जो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कहते हैं कि सिक्स शेड्यूल में एप्लीकेबल नहीं होगा। सिक्स शेड्यूल का माने ही यही है साहब। मैं समझता हूँ कि मैं आपको ये मतलब वाजे कर दूँ कि उस एरिया स्पेसिफिक में जो आपकी कल्चर से जो रिलेटेड चीज़ें आ रही हो, जैसे अति इधर गोवा सिस्टम होता है लद्दाख में, हमारे पहले एक सिस्टम होता है सामान जितांग से सामान खेरबा। हमारे बहुत सारे लोग चंगतांग जाके जो तांग से नाच तांग से जो कीमत, तिरे लसों से जो तांग कीमत, तो एक बार्टर सिस्टम होता है, उस कल्चरल सिस्टम को प्रमोट करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है कि हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ इस पेरे का साथ बहुत सारे हम मतलब ये लोगों के बीच में गवाह रख के ओरली बहुत सारी चीज़ें अभी भी होती है लद्दाख में, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसको इन्फोर्स करती है, उनको इन्फोर्स करती है लॉ में, बस इतनी सी बात होती है। और दूसरे जिस तरह से खासकर अगर हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सिक्स शेड्यूल में
नहीं होगा। और उसके अलावा जैसे ख़ासकर 6 शेड्यूल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको यकीनन प्रोटेक्शन तो मिलेगा, लेकिन टैक्स की बात करें, टैक्स जो है वो लगा सकते हैं, इस तरह की बातें आ रही है। और जो कस्टमरी लॉ है और उसके साथ साथ जो स्टेट के अंदर जो लोग हैं उनको उन लॉज का पालन करना पड़ेगा। और साथ साथ जो जुडिशरी है वो तो हमारे यहाँ है नहीं है, तो इनको कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले टैक्स पे मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता हूँ। जब भी आप लॉ उठाकर देखो, आर्टिकल 246 देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि पार्लियामेंट किस किस पे लॉ बना सकती है, फिर स्टेट असेंबलीज किस पे लॉ बना सकती है, और पार्लियामेंट और असेंबलीज दोनों मिलकर किस पे काम कर सकती है। तो इसमें दोनों में अगर लिस्ट देखेंगे ना, उसमें टैक्सेशन सब में होता है, ऑक्ट्रॉय होता है, लोकल टैक्सेशन होता है, उसकी बात करता है। अभी हमारा ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आप खोल कर देखेंगे, अगर आप सेक्शन 25 देखेंगे और बाकी सेक्शन देखेंगे, उसमें भी टैक्स का प्रोविजन है। क्या आपको पता है यहाँ लगता है टैक्स? नहीं लगता है लद्दाख में। और लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स है ही सेंट्रल लॉ है, उसमें तो स्टेट भी कुछ नहीं कर सकती। कल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर रिस्टोर होगा, वो उनके इख्तियार में भी नहीं है इनकम टैक्स। वो ऑलरेडी हमें जो लद्दाख की जो ट्राइबल एरियाज है, हमारी तरह बाकी जो एरियाज है, वो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स ऑफ 1961 में। तो ये सब एक अफवाह है टैक्स को लेकर। जो छोटे छोटे टैक्सेस हैं, सपोज हम म्यूनसिपालिटी कोई सेस करते हैं या हमने कोई टांका लगा दिया, यहाँ पर वो फाटक लगा दिया जिससे हमें टैक्स देना हो, तो पब्लिक को ही जाता है। आपका हर कोई जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हम एक चीज़ पे, माचिस की तीली से लेकर हम जितने भी चीज़, स्टेट उसमें सब्सिडी दे सकता है। स्टेट जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, टाटा मोबाइल, उनको सब्सिडी दे सकता है कि भाई खिंता खर्चा सचिन तेली खिंता अच्छा स्टेट जाते सब्सिडी था नती जाते टिकट ही प्रॉब्लम दो संगते रेगुलेट बांचिन जितनी भी चीज़ें हमारी स्टेट रेगुलेट कर सकती है, यूटी गवर्नमेंट कर नहीं रही है। खो देने दस देन प्रोस्पेक्टस भी तो ग्यारह दिन खोज विषय कि फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटीज बहुत सारे उन्होंने गिनाए हैं। कुछ बहुत चीज़ें अच्छी हैं उनकी जो उन्होंने निकाला है, इनका एक बुक निकाला है, लेकिन उसमें सब डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के इसमें, लेकिन हमारे लोगों से रिलेटेड आता रोज़मर्रा का चीज़ राशन चिर गोस्पात आता सब्जी गोस्पात शेख गोस्पात आता ओरिजिन चिर गोस्पात ओरिजिन 50 रुपये का लीटर हो गया। हमारा स्टेट अगर होता है यहाँ पे, वो उसको भी सब्सिडाइज कर सकती है। नती जय मुँह तो कहना चीज़ फितो सब चीज़ नती ची गोन मध्य का सब्सिडी था मंच स्टेटहुड से पहले 6 शेड्यूल इन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ कर सकता है? इन चीज़ों के लिए हम उस लेवल पर, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि स्टेटहुड के साथ हमें लेजिस्लेचर देने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी लेजिस्लेचर हैं अभी, जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो सारे इस वक्त 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं, उनमें लेजिस्लेचर ऑलरेडी है। हम क्यों बोल रहे हैं लेजिस्लेचर? ताकि कल को हमारा जो काउंसिल होगा वो अपने पावर्स खुद के पास रखें, उसके ऊपर हमारे असेंबली जाके बैठे। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, अनलाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनकी तरह हमें एक यूनिक एडवांटेज है कि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। उसमें हिंदू मेजॉरिटी भी है, मुस्लिम भी है, सब मिक्स हैं, और नॉन ट्राइबल भी बहुत ज़्यादा हैं। लद्दाख में वो केस नहीं है, लद्दाख में हम सब ट्राइबल हैं। कल को हमारे ADC जब बनेंगे वो भी अपने लोग होंगे, आप और में होंगे, और असेंबली में भी आप ले होंगे, तो इतनी रंजिश नहीं होगी, इतना कशमकश नहीं होगा। तो इसको स्मूथ चलाने का बहुत आसान अवसर हमें मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल एक्सपेक्ट समझने की कोशिश कर रहे थे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके मुस्तफा हाजी, जो कि लीगल एडवाइज़र हैं एपेक्स के एरिया का, उन्होंने लोगों तक और ख़ासकर लीगल क्या एस्पेक्ट्स है 6 शेड्यूल स्टेटहुड को लेके जानकारी पहुंचाया। आप हमारे साथ बने रहिए।